एक दिन की बात है। मगध राज्य में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था जो अपने क्रोध के लिए जाना जाता था। उसका नाम था धृतमा। हर कोई उससे डरता था क्योंकि उसका क्रोध इतना भयंकर था कि कभी कभी वह अपने ही परिवार का अपमान भी कर देता था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के जंगल में रह रहे हैं। यह सुनकर धृतमान क्रोधित हो गए। उसने सोचा कि यह कौन बुद्ध है जो सबको शांत रहना सिखाता है। मैं जाकर उसे चुनौती देता हूं। धृतमान तेज कदमों से बुद्ध के पास पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, हे बुद्ध, आप अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। अगर आपको वास्तव में ज्ञान है तो मेरे क्रोध को शांत कर दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय धृतिमान, मैं तुम्हारा क्रोध शांत नहीं कर सकता क्योंकि यह तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें यह समझने का अवसर दे सकता हूं कि यह तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। यह सुनकर धृतमान और क्रोधित हो गया, लेकिन बुद्ध की मुस्कान और शांति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। धृतमान और बुद्ध के बीच बातचीत ने किस तरह एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने धृतमान के जीवन को बदल दिया। क्या धृतमान अपने क्रोध पर काबू पा सकेगा या क्रोध उसे और भी गहराई में ले जाएगा? बुद्ध के शांत स्वभाव और उनकी बातों से धृतिमान थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसका क्रोध अभी भी काबू में नहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हे बुद्ध, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरे क्रोध को शांत नहीं कर सकते। इससे साबित होता है कि आपका ज्ञान बेकार है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर एक सरल प्रश्न पूछा, प्रिय धृतिमान, जब तुम क्रोधित होते हो तो सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता है? धृतिमान ने तुरंत कहा, सबसे ज्यादा कष्ट उन्हें होता है जो मेरी बात नहीं सुनते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन जब तुम क्रोधित होते हो तो क्या तुम्हें खुद कभी बेचैनी महसूस नहीं होती? क्या तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने नहीं लगता? क्या तुम्हारे विचार उलझते नहीं? धृतिमान ने कुछ देर सोचा और कहा, हां, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग मुझे उकसाते हैं। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, धृतिमान, क्रोध बाहरी परिस्थितियों से पैदा नहीं होता, यह भीतर से पैदा होता है। यह तुम्हारे मन का स्वभाव बन गया है। यह सुनकर धृतिमान थोड़ा शांत हुआ और बोला, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने क्रोध पर कैसे विजय पा सकता हूं? बुद्ध ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम उस पेड़ को देखते हो, वह हमेशा शांत रहता है। चाहे कितने भी तूफान आए, तुम्हें भी वैसा बनने का अभ्यास करना होगा। धृतिमान बुद्ध की सलाह को समझने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वह अपने क्रोध पर विजय पाने के लिए पहला कदम उठा पाएगा या उसकी पुरानी आदतें उसे रोक देंगी? बुद्ध की बात सुनकर धृतिमान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन वह समझने को तैयार दिख रहा था। उसने झिझकते हुए बुद्ध से पूछा, मैं पेड़ की तरह शांत रहने का अभ्यास कैसे कर सकता हूं? हर बार मेरे मन में क्रोध इतनी तेजी से आता है कि मैं कुछ भी सोचने में असमर्थ हो जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धृतिमान, क्रोध को रोकने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब क्रोध आए तो उसे तुरंत देखो, उसे समझो और खुद से पूछो, यह क्यों आया? धृतिमान ने संदेह से पूछा, लेकिन जब क्रोध आता है तो हमें सोचने का समय कहां मिलता है? बुद्ध ने पास में पड़ा एक मिट्टी का घड़ा उठाए। उन्होंने धृतिमान से कहा, इस घड़े को हाथ में पकड़ो, अब इसे जमीन पर रखकर जोर से लात मारो। धृतिमान ने वैसा ही किया। घड़ा जमीन पर गिरकर टूट गए। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें इस घड़े को गिराने का पछतावा हुआ? धृतिमान ने झिझकते हुए कहा, हां, क्योंकि यह घड़ा उपयोगी था। मैंने इसे क्रोध में तोड़ दिया। बुद्ध ने बिना सोचे समझे मुस्कुराते हुए कहा, धृतिमान, क्रोध में हम वही करते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। अब अगली बार जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे घड़े की तरह समझो। इसे तोड़ने से पहले एक पल रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह क्रोध वाकई जरूरी है? धृतिमान को यह बात थोड़ी बहुत समझ में आई, लेकिन उसने कहा, यह आसान नहीं है बुद्ध, मुझे वर्षों से क्रोध करने की आदत है। बुद्ध ने सहमति जताई और कहा, तुम सही कहते हो, आदत बदलने में समय लगता है, लेकिन जब भी तुम क्रोध को पहचानोगे और खुद को रोकने की कोशिश करोगे, तुम्हारा मन और मजबूत होता जाएगा। धृतिमान अपने जीवन में पहली बार क्रोध को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वह अपने पुराने स्वभाव पर काबू पा सकेगा या परिस्थितियां उसे फिर से क्रोध की ओर खींच लेंगी?
बुद्ध की शिक्षा लेकर धृतिमान अपने गांव वापस लौटा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह क्रोध को पहचानने और रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। गांव पहुंचते ही उसकी पहली परीक्षा शुरू होगा। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसका छोटा भाई अपने नए खेत में हल चला रहा था। यह देखकर उसका खून खौल उठ। वह चिल्लाया, तुमने बिना पूछे मेरा खेत क्यों जोत दिया? उसके भाई ने डरते हुए कहा, भैया, मैं तो बस मदद करना चाहता था। फसल जल्दी ही तैयार हो जाएगी। धृतिमान के अंदर क्रोध उमड़ रहा था। वह अपनी मुट्ठियां भींचने लगा, लेकिन तभी उसे बुद्ध के वचन याद आ गए। क्रोध को पहचानो, उसे समझ। धृतिमान ने गहरी सांस ली। अपने भाई की ओर गुस्से से देखने के बजाय वह एक पल के लिए रुका और सोचा, क्या मेरा गुस्सा जायज है? क्या इससे कुछ अच्छा होगा? उसने खुद को शांत किया और कहा, पता है, तुमने बिना पूछे ऐसा किया, यह गलत है, लेकिन तुम्हारा इरादा अच्छा था। अगली बार मुझसे पूछना। यह सुनकर उसके भाई ने राहत की सांस ली। धृतिमान को भी खुद पर गर्व हुआ कि उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। पंचायत के दौरान एक पड़ोसी ने धृतिमान पर उसकी जमीन पर अतिक्रमण करने का झूठा आरोप लगाए। यह सुनकर धृतिमान का चेहरा लाल हो गए, लेकिन क्या वह इस कठिन परिस्थिति में भी बुद्ध की शिक्षाओं को याद रख पाएगा? क्या धृतिमान पंचायत में अपने गुस्से पर काबू पा सकेगा? क्या वह सच सामने ला पाएगा या पुरानी आदत उसे वापस खींच लेगी? पंचायत का माहौल गंभीर था। धृतिमान के पड़ोसी ने सबके सामने कहा, यह धृतिमान मेरी जमीन पर अतिक्रमण करना चाहता है। यह आदमी झूठा ही नहीं, चालाक भी है। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। धृतिमान की मुट्ठियां भीग गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन तभी उसे बुद्ध की शिक्षाएं याद आई। क्रोध आपके मन की जंजीर है। इसे तोड़ने के लिए शांत रहना जरूरी है। धृतिमान ने गहरी सांस ली और खड़े होकर शांत स्वर में कहा। धृतिमान ने अपने खेत की सीमा के कागज सबके सामने रखे। साथ ही कहा, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करें। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं सजा के लिए तैयार हूं। पंचायत ने कागजों की जांच की। कुछ गांव वालों ने भी उस जमीन की सीमा देखी और सच्चाई सामने आ गई। धृतिमान निर्दोष था। उसका पड़ोसी शर्मिंदगी में बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। मेरा इरादा तुम्हें अपमानित करने का था, पता है। धृतिमान मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखो, झूठ का सहारा लेकर तुम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हो। जीत हमेशा सत्य की होती है। अगली चुनौती। पंचायत के बाद धृतिमान का सामना गांव के कुछ असामाजिक तत्वों से हुआ, जो उसका मजाक उड़ाने लगे। वे उसे कमजोर और कायर कहने लगे। क्या इस बार भी धृतिमान अपनी शांति और धैर्य बनाए रख पाएगा? क्या धृतिमान क्रोध और अपमान को सहकर अपना स्वाभिमान बचा पाएगा, या फिर क्रोध के जाल में फंस जाएगा? गांव की चौपाल पर कुछ युवक धृतिमान के शांत स्वभाव का मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। उनमें से एक, जिसका नाम समर्थ था, उसने ऊंची आवाज में कहा, धृतिमान, तुम बुद्ध के शिष्य बन गए हो। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, या तुम्हारे अंदर का इंसान मर गया है? धृतिमान शांत रहा, लेकिन समर और उसके दोस्तों ने उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझ। समर ने और भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी मर्दानगी है तो जवाब दो, या फिर मान लो कि तुम डरे हुए। धृतिमान ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बुद्ध की शिक्षाएं याद आ गई। अपमान और क्रोध का जवाब धैर्य और शांति से ही दिया जा सकता है। जब धृतिमान ने आंखें खोली तो उसकी आंखें सीधे समर पर टिकी थी। उसने धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा, समर, अगर किसी का अपमान करके तुम्हें खुशी मिलती है तो जान लो कि यह खुशी अस्थायी है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह सुनकर समर हंसते हुए बोला, तुम कौन होते हो माफ करने वाले? मुझे माफ करने वाले? धृतिमान मुस्कुराए और कहा, मैं ही हूं जो तुम्हारी बातों को अपने दिल तक नहीं पहुंचने देता। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने सीखा है कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सब समर की ओर देखने लगे। समर क्रोधित हो गया और उसने पास में रखी मिट्टी की घड़ी तोड़ दी और वहां से चला गए। अगली सुबह धृतिमान को संदेश मिला कि समर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसने बिना किसी देरी के समर के घर जाने का फैसला किया। समर उसे देखकर चौंक गए।
धृतिमान बोला, मैं यहां यह साबित करने नहीं आया हूं कि मैं बेहतर हूं। मैं यहां यह दिखाने आया हूं कि दया और करुणा हर दर्द को मिटा सकती है। समर की आंखें भर आई। उसने कहा, जानते हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। मैंने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन असली ताकत तुम्हारे अंदर है। क्या समर की सोच में यह बदलाव स्थायी होगा? और क्या धृतिमान गांव में शांति और बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी तरह से फैला पाएगा? समर के बदले हुए व्यवहार ने पूरे गांव में चर्चा छेड़ दी थी। वह, जो कभी धृतिमान को कमजोर समझता था, अब उसके साथ चौपाल में बैठकर बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा करता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बदलाव को परखते हैं, और इस बार बारी थी गांव के मुखिया धर्मपाल की। धर्मपाल को यह बदलाव पसंद नहीं था। अपनी सत्ता और वर्चस्व को कायम रखने के लिए वह अक्सर लोगों में भय और मतभेद पैदा करता रहता था। समर का बदलाव और धृतिमान का शांत प्रभाव उसे परेशान करने लगा। एक दिन धर्मपाल ने गांव की बैठक बुलाई और कहा कि धृतिमान गांव में अशांति फैला रहा है। वह हमें कमजोर बना रहा है, शोर मचा रहा है। अगर कोई हमारा अपमान करे तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? क्या बुद्ध की यह शिक्षा हमारे साहस को नष्ट नहीं कर देगी? लोग चुपचाप सुन रहे थे। तभी समर खड़ा हुआ और बोला, धर्मपाल जी, साहस क्रोध में नहीं है, साहस तो खुद पर नियंत्रण रखने में है। धृतिमान ने मुझे यह सिखाया है। धर्मपाल ने गुस्से में कहा, अगर आप इतने समझदार हैं तो इसे साबित करके दिखाए। मैं धृतिमान को चुनौती देता हूं कि वह मेरे सामने बुद्ध की शिक्षाओं की ताकत दिखाए। अगले दिन गांव के सभी लोग चौपाल पर एकत्र हुए। धर्मपाल ने धृतिमान को अपमानित करने के लिए उस पर ताना मारा। उन्होंने कहा, यदि तुम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हो तो मेरी हर बात को बिना क्रोधित हुए सहन करो, लेकिन याद रखो यदि तुमने एक क्षण के लिए भी अपना धैर्य खोया। आखिर में उसने कहा, तुम्हारी चुप्पी मुझे और भी क्रोधित कर रही है। आखिर तुम चाहते क्या हो? धृतिमान ने कहा, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम अपने क्रोध का बोझ ढोना छोड़ दो। यह बोझ तुम्हें थका रहा है, इसे छोड़ दो। जान लो और देखो शांति कैसे तुम्हारे जीवन को बदल देती है। धर्मपाल ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि धृतिमान का संयम ही उसकी ताकत है। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके भीतर सवाल उठने लगे। क्या धर्मपाल धृतिमान की बातों को समझ पाएगा और अपने क्रोध पर काबू पा सकेगा? और क्या धृतिमान बुद्ध की शिक्षाओं को गांव में पूरी तरह स्थापित कर पाएगा? क्रोध का टकराव और शांति की शुरुआत गांव की चौपाल पर हुई। इस घटना ने धर्मपाल के भीतर हलचल मचा दी थी। उसका पूरा जीवन शक्ति और प्रभुत्व पर आधारित था। वह अपने क्रोध को ही अपनी ताकत मानता था, लेकिन धृतिमान की स्थिरता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस रात धर्मपाल अपने घर में बेचैन बैठा था। उसने अपने विश्वस्त सेवक से कहा, क्या मेरी ताकत खत्म हो गई है? एक साधारण आदमी ने मेरे क्रोध को बेअसर कर दिया। यह कैसे हुआ? सेवक ने डरते हुए कहा, स्वामी, धृतिमान की ताकत क्रोध में नहीं, बल्कि उसकी शांति में है। बुद्ध ने सिखाया है कि क्रोध हमारे भीतर एक जहर की तरह है, जिसे हम अपने शरीर में ही रखते हैं। धर्मपाल ने गुस्से में कहा, क्या तुम भी मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हो? जाओ और उस धृतिमान को मेरे पास बुलाओ, मैं उससे यह मामला साफ कर दूंगा। अगली सुबह धृतिमान धर्मपाल के घर पहुंचा। धर्मपाल ने उसे बैठने को कहा और गहरी सांस लेते हुए पूछा, तुमने चौपाल पर मेरा अपमान किया, तुमने मेरे क्रोध को कमजोर कर दिया, क्या यही बुद्ध का तरीका है? धृतिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मपाल जी, मैंने आपका अपमान नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपके क्रोध को आपका चेहरा दिखाया है। क्रोध में जो ताकत आपको दिखती है, वह दरअसल कमजोरी है। धर्मपाल ने गुस्से में कहा, कमजोरी? क्रोध ने मुझे इस गांव का मुखिया बना दिया है। लोगों ने डर के मारे मेरी बात सुनी है। यह कमजोरी कैसे हो सकती है? धृतिमान ने कहा, धर्मपाल जी, जो डर के मारे सिर झुकाता है, वह कभी भी दिल से आपका सम्मान नहीं करता। अगर आप वाकई ताकतवर बनना चाहते हैं, तो लोगों का दिल जीतिए, उनका डर नहीं। धर्मपाल ने कुछ देर सोचा और पूछा, लेकिन मैं अपने गुस्से को कैसे काबू में करूं? यह मेरे अंदर खुद ही पैदा हो जाता है। वृत्तिमान का जवाब। वृत्तिमान ने एक छोटी सी कहानी सुना। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं अपने गुस्से को कैसे रोकूं? बुद्ध ने कहा,
जब तुम्हारे हाथ में जलता हुआ कोयला होगा तो क्या तुम इसे अपने पास रखोगे? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं इसे तुरंत फेंक दूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अपने गुस्से को ऐसे ही फेंक दो, यह तुम्हें ही जलाएगा। धृतिमान ने धर्मपाल से कहा, क्रोध तुम्हारे हाथ में जलते हुए कोयले की तरह है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धर्मपाल की परीक्षा। धृतिमान की बातों ने धर्मपाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद की परीक्षा लेने का फैसला किया। अगले दिन उसने जानबूझकर अपने नौकर को गुस्सा दिलाने की कोशिश की, लेकिन नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो अपना काम बेहतर तरीके से करूंगा। धर्मपाल हैरान रह गए। उसे एहसास हुआ कि बिना गुस्से के भी काम किया जा सकता है। उसने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू कर दिया। गांव में बदलाव। धर्मपाल का बदला हुआ स्वभाव गांव वालों के लिए बहुत बड़ी बात। लोग अब उससे डरने की जगह उसका सम्मान करने लगे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि धर्मपाल अब वाकई एक ऐसा नेता बन गया है जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करता है। जानिए धृतिमान की आखिरी सीख। एक दिन धर्मपाल ने धृतिमान से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने अपनी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख लिया है। धृतिमान ने कहा, तुमने खुद को बदल लिया है। बुद्ध सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना हमें पड़ता है। गांव के बच्चों और महिलाओं तक धृतिमान की शिक्षाएं कैसे पहुंची? क्या गांव का पूरा समाज बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर एक नई दिशा में आगे बढ़ा? गांव में धर्मपाल के बदले स्वभाव ने न सिर्फ बुजुर्गों को प्रभावित किया बल्कि बच्चों में भी जिज्ञासा जगा। अब बच्चे धर्मपाल से डरने की जगह उसके पास खेलने आते। यह बदलाव देखकर धर्मपाल को एहसास हुआ कि बुद्ध की शिक्षाएं बच्चों के कोमल मन में गहराई से बैठ सकती है। धृतिमान का सुझाव। धर्मपाल ने धृतिमान से कहा, अगर बच्चों को सही राह दिखाई जाए तो आने वाले समय में यह गांव एक आदर्श गांव बन सकता है। धृतिमान ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा आकार दोगे वे वैसे ही बन जाएंगे। क्यों न हम उन्हें बुद्ध की कहानियां सुनाएं? कहानी सत्र का आयोजन। धर्मपाल और धृतिमान ने गांव के बच्चों को एक जगह इकट्ठा किए। धृतिमान ने उन्हें एक कहानी सुनाई। कहानी बुद्ध और चोर के हृदय परिवर्तन की है। एक बार एक चोर बुद्ध के पास आया। वह बुद्ध की प्रसिद्धि सुनकर उनकी परीक्षा लेना चाहता था। उसने पूछा, मुझे कोई ऐसी शिक्षा दीजिए जिसे मैं तुरंत अपना सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच बोलो। चोर ने सोचा कि यह आसान है और अगले दिन चला गए। उसने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उसने खुद से कहा कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि क्या मैंने चोरी की है तो मैं सच बता दूंगा। यह सोचकर वह डर गया और उसने चोरी नहीं की। धीरे धीरे वह ईमानदारी के रास्ते पर चलने लगा और बुद्ध का अनुयायी बन गए। बच्चों की प्रतिक्रिया। कहानी सुनकर बच्चे हंसने लगे। एक बच्चा बोला, अगर चोर भी ऐसा कर सकते हैं तो गे। बच्चों ने चुनौती स्वीकार कर ली। गांव का माहौल बदल गया। एक हफ्ते में ही बच्चों की मासूमियत ने पूरे गांव को बदलना शुरू कर दिया। बच्चे हर बात में सच बोलने लगे। बात छोटी हो या बड़ी, उनकी ईमानदारी ने बड़ों को भी प्रेरित किया। एक अद्भुत घटना। एक दिन एक किसान ने बच्चों को मिठाई का झूठा वादा किया। बच्चों ने उसे टोकते हुए कहा, बुद्ध ने सिखाया है कि सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है। किसान शर्मिंदा हुआ और तुरंत माफी मांगी। धर्मपाल का संदेश। धर्मपाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी इस गांव का भविष्य है। अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएंगे तो यह गांव सच्चाई और शांति का प्रतीक बन जाएगा। अगला कदम बच्चों की मासूमियत और ईमानदारी ने उठाया। गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। धृतिमान ने सुझाव दिया कि अब महिलाओं को भी इन शिक्षाओं में शामिल किया जाना चाहिए। गांव की महिलाएं बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन में कैसे बदलाव लाती है। गांव में महिलाओं और बच्चों के बाद अब बारी थी बड़ों की। जानिए उनके जीवन, अनुभव और बुद्ध की शिक्षाओं का संगम एक नया मोड़ ले रहा था। धृतिमान और धर्मपाल ने निर्णय किया कि अब समय आ गया है कि गांव के बुजुर्गों को बुद्ध की गहन शिक्षाएं दी जाए। गांव के बुजुर्गों शरण बाऊजी नोइस की बैठक हो। गांव के प्रमुख बुजुर्ग ने बैठक का नेतृत्व किया। गांव के मामलों पर उनकी हमेशा मजबूत राय रहती थी। जब धर्मपाल और धृतिमान ने उनसे बुद्ध की शिक्षाएं देने के बारे में बात की तो उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें उभर आई। बच्चों की बातें तो ठीक है,
लेकिन हम बड़ों को कौन सी नई बातें सिखानी होंगी? शरण बाऊजी ने कहा। धृतिमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुद्ध की बातें किसी के लिए नई नहीं है, हमें बस समझने की जरूरत है, और बुजुर्गों का अनुभव हमारे लिए अमूल्य है। धर्मपाल ने भी उनका हौसला बढ़ाए। आपका ज्ञान हमारी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बुद्ध की शिक्षाएं आपके अनुभव को और गहन बना सकती है। वह अपनी उम्र के कारण परेशान था और जीवन में संतुष्टि नहीं मिल रही थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन तुम्हारे मन में खालीपन क्यों है? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने जीवन भर व्यापार किया, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ खो रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुमने केवल बाहरी चीजों को संजोया है, लेकिन आंतरिक शांति और संतुष्टि पर ध्यान नहीं दिया। जब आप अपने भीतर के खालीपन को महसूस करेंगे तो आपको सच्ची संतुष्टि मिलेगी। यह सुनकर व्यापारी की बात समझ में आ गई और उसने अपना बाकी जीवन ध्यान और साधना में बिताने का संकल्प लिया। बुजुर्ग की जागरूकता की कहानी ने बुजुर्गों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। शरण बाऊजी ने कहा, हमेशा भागदौड़ करने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती क्योंकि हम जीवन को सही नजरिए से नहीं देख पाते। धृतिमान ने कहा, बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि आंतरिक शांति और संतुष्टि बाहरी धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। रमेश बाऊजी जो हमेशा गुस्से में रहते थे, अब शांत और संतुष्ट नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर पहले जैसा तनाव नहीं था। शरण बाऊजी ने कहा, हमने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह हमारे भीतर की शांति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण लगता है। बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें सिखाया है कि आत्मज्ञान और संतुष्टि ही सबसे बड़ी संपत्ति है। गांव में बदलाव अब गांव की महिलाएं और बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी बुद्ध की शिक्षाओं में रचनात्मक रूप से शामिल हो रहे थे। हर सुबह और शाम वे एक साथ ध्यान करते। धीरे धीरे उनका परिवार भी बदलने लगा क्योंकि अब उनके दिलों में गुस्सा, क्रोध और चिंता की जगह शांति और संतुष्टि थी। धर्मपाल और धरतीमान ने देखा कि यह बदलाव न केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जानते हैं, अगला कदम धरतीमान ने सुझाव दिया कि अब गांव के सभी लोगों को एक साथ मिलकर एक बड़ा आयोजन करना चाहिए जहां सभी अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को साझा कर सके। गांव में अब एक अद्भुत बदलाव आ गया था। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। शरण बाऊजी, धर्मपाल और धरतीमान ने गांव में ऐसा माहौल बनाया था जहां हर दिल में एकता, शांति और समर्पण मौजूद था। लेकिन अब अगला कदम था कि इस बदलाव को गांव में और कैसे फैलाया जाए। एक ऐसा आयोजन करें जहां हर कोई अपनी यात्रा को साझा कर सके और यह बदलाव और भी मजबूत। गांव को संगठित करते हुए बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हुए धृतिमान ने कहा, हमारी यात्रा बहुत खूबसूरत रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे और भी आगे फैलाया जा। हमें अपने गांव के हर व्यक्ति तक बुद्ध की शिक्षाओं का संदेश पहुंचाना है। शरण बाऊजी ने सिर हिलाया और कहा, हम सभी ने हमें शांति और संतुलन की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अपने कार्यों, विचारों और इच्छाओं में यह संतुलन लाना चाहिए। बच्चों का संदेश। अब बारी थी बच्चों की। वे मंच पर आए और अपने विचार साझा किए। छोटे बच्चों ने बताया कि बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अब वे अधिक शांत हैं और अपने क्रोध और आक्रोश पर नियंत्रण रखते हैं। हमने सीखा है कि जब हमें गुस्सा आए तो हमें गहरी सांस लेनी चाहिए और फिर सोचने के लिए समय निकालना चाहिए। बच्चों की बातें सुनकर गांव में हर कोई दंग रह गए। यह साबित हो गया कि बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल बड़ों बल्कि बच्चों को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। महिलाओं का योगदान। महिलाओं ने भी अपनी यात्रा साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे वे अब अपने घर के काम शांति और संतुलन के साथ करती है। पहले हम काम जल्दी खत्म करने के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन अब हम हर काम आराम से करते हैं। अब हम अपने जीवन के हर छोटे पल का मूल्य समझते हैं। महिलाओं की बातों ने सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। यह स्पष्ट था कि बुद्ध की शिक्षाओं ने उनके जीवन के हर पहलू को छुआ है। चाहे घर के काम हो या पारिवारिक रिश्ते, बड़ों का आशीर्वाद ही सहारा होता है। बाऊजी ने सभा का समापन किया। उन्होंने कहा, जीवन भर हमने जो अनुभव और संघर्ष किए हैं, बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें उन्हें समझने का नया नजरिया दिया है। अब हम अपने बच्चों और नाती नातिनों को सिखाएंगे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज शांति और संतुष्टि है, न कि बाहरी संपत्ति।
उनकी बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सच था कि सच्ची खुशी के आगे कोई भी भौतिक संपत्ति कुछ भी नहीं है। गांव में एकता और सामूहिक बदलाव का माहौल बन गया था। सभी ने एक दूसरे के अनुभव और बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किए। अब सभी ने शांति, संतुष्टि और प्रेम से रहने का संकल्प लिया था। इस घटना ने साबित कर दिया था कि बुद्ध की शिक्षाओं का सामूहिक प्रभाव किसी भी समुदाय को गहराई से बदल सकता है, बशर्ते सभी एकजुट हो। लेकिन क्या यह बदलाव सिर्फ गांव तक ही सीमित रहेगा या एक दिन दूर दूर तक फैल जाएगा? गांव में बदलाव की खबर अब धीरे धीरे आसपास के गांवों तक पहुंच गई। हर तरफ नई उम्मीद और जागरूकता की लहर फैलने लगी थी। जो लोग पहले अलग अलग जातियों, धर्मों और समुदायों में बंटे हुए थे, वे अब एकता और समानता के सिद्धांत को समझने लगे थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह बदलाव सिर्फ गांव तक ही सीमित रहेगा या एक दिन दूर दूर तक फैल जाएगा? क्या यह बदलाव इस छोटे से गांव तक ही सीमित रहेगा या फिर यह एक बड़ी क्रांति का रूप ले लेगा? क्या बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार उन गांवों तक पहुंचेगा जो अभी तक इन शिक्षाओं से अनभिज्ञ थे? समानता का संदेश फैलाने की तैयारी धृतिमान, धर्मपाल शरण, बाऊजी और अन्य सभी ने मिलकर सोचा कि अब इसे बड़े पैमाने पर फैलाने का समय आ गया है। उन्होंने तय किया कि आसपास के गांवों में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ताकि वहां के लोग भी बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित हो सके। अगर हम वाकई समाज में बदलाव चाहते हैं तो हमें सभी को सिखाना होगा कि असली समानता क्या है। सिर्फ एकता के सिद्धांत को ही नहीं बल्कि इसके पीछे की गहरी समझ को भी फैलाना होगा। शरण बाऊजी का यह विचार सभी को काफी प्रभावित करता है। आसपास के गांवों में संदेश पहुंचाना। धर्मपाल ने सबसे पहले आसपास के गांवों में संदेश पहुंचाए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि इस सम्मेलन में गांव के मुखिया और प्रमुख लोग शामिल हो ताकि वे इन शिक्षाओं को अच्छी तरह समझ सके। यह हमारे समाज की जरूरत है, धर्मपाल ने कहा। हर व्यक्ति को यह समझने की जरूरत है कि समानता सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। सम्मेलन के दिन आसपास के कई गांवों से लोग आए थे। सभी की आंखों में एक सवाल था, क्या बुद्ध के ये सिद्धांत वाकई हमारी जिंदगी बदल सकते हैं? जानिए। सम्मेलन की शुरुआत शरण बाऊजी ने की। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात की और बताया कि कैसे बुद्ध ने समाज में किसी भी तरह के भेदभाव को नकार कर समानता का आदर्श पेश किया। बुद्ध ने कहा था, हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और हम सबका अंत भी एक ही है, तो क्यों न हम इस जीवन को समानता और प्रेम से भर दें। यह उनकी गहरी शिक्षा थी। कई गांवों से विचार आए। सम्मेलन के दौरान आसपास के गांवों से भी लोग अपने विचार व्यक्त करने आए थे। कुछ ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे पहले जातिवाद और धर्म के नाम पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जाता था, लेकिन अब बुद्ध की शिक्षाओं के बाद उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया है। एक महिला ने कहा, पहले हम सोचते थे कि महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अब हम समझते हैं कि बुद्ध ने हमें समान अधिकार दिए हैं। अब हम पुरुषों के बराबर किसी भी काम में हिस्सा ले सकते हैं। यह सुनकर कई लोग चौंक गए क्योंकि यह बदलाव एक बड़ी सोच का नतीजा था। युवा पीढ़ी का योगदान इसमें युवाओं ने भी हिस्सा लिया और बताया कि अब उनकी सोच बदल गई है। एक युवक ने कहा, पहले हम सोचते थे कि पैसा और जमीन जायदाद ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि सच्चा सुख अपने भीतर की शांति और संतुलन में ही है। यह सुनकर चेहरों पर मुस्कान फैल गई। इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए? क्या यह गांवों से निकलकर शहरों तक भी फैल सकता है? क्या यह बदलाव पूरे समाज को एक नई दिशा देगा? अगली कड़ी बुद्ध की शिक्षाओं को शहरों तक फैलाना। धृतिमान शरण बाऊजी और उनके साथियों के सामने अब एक नई चुनौती थी। गांवों में जो बदलाव आया था उसे अब शहरों तक लाने की जरूरत थी। क्या शहरों के लोग जो अपनी रोजमर्रा की समस्याओं में उलझे हुए थे, क्या वे बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को समझ पाएंगे? क्या वे अपने दिल और दिमाग को खोलने के लिए तैयार होंगे? शहरों की ओर यात्रा। धृतिमान और धर्मपाल ने सोचा कि अब शहरों में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का समय आ गया है। उनके पास एक योजना थी। शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित स्थान पर एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहां बुद्ध की शिक्षाओं को विस्तार से समझाया जाएगा। अगर हमें शहरों में बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा जो जीवन की आपाधापी में खोए हुए हैं। जानिए, धर्मपाल ने कहा। सम्मेलन की शुरुआत एक बड़े सम्मेलन से हुई।
सम्मेलन का आयोजन शहर के एक प्रमुख स्थान पर किया गया था। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से व्यवसायी, शिक्षाविद और समाज के उच्च वर्ग से थे। सम्मेलन की शुरुआत शरण बाऊजी ने की और उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात की। बुद्ध हमेशा कहते थे कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जितना अधिक हम बाहरी दुनिया के लिए भागते हैं, उतना ही हम अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। कुछ लोग यह सुनकर चौंक गए, कुछ ने इसे गंभीरता से लिया, जबकि कुछ हंसे, लेकिन सम्मेलन का असर धीरे धीरे दिखने लगा। नए विचारों का सामना सम्मेलन के दौरान कई व्यापारियों और शिक्षाविदों ने अपने विचार व्यक्त किए। एक व्यापारी ने कहा, हम व्यापार में इतना उलझ गए हैं कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाना पड़ा है। हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन बुद्ध के शब्दों ने हमें यह समझने में मदद की कि सच्चा सुख भीतर से आता है। यह सुनकर वहां मौजूद अन्य लोग भी सोचने लगे, पुराने विचार बदल रहे थे। कई लोग अब अपने रिश्तों को बेहतर बनाने, मानसिक शांति प्राप्त करने और समाज में समानता को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रहे थे। धृतिमान और उनके साथी यह देखकर खुशी से भर गए कि उनके प्रयास सफल हो रहे थे। यह परिवर्तन न केवल शहरों में बल्कि पूरे समाज तक पहुंचेगा। शरण बाऊजी ने कहा, अंतिम शिक्षा। एक दिन मुझे बुद्ध की एक गहरी शिक्षा याद आई, जान लो तुम जो भी हो, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आप अपने विचारों और अपने कार्यों के माध्यम से ही समाज को प्रभावित कर सकते हैं। शहरों में फैलते इस बदलाव को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यदि कोई समाज आध्यात्मिक शांति और समानता की दिशा में काम करता है, तो वह न केवल अपने भीतर बल्कि पूरे समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अंतिम विचार। जब बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव शहरों में दिखाई देने लगा, तो यह माना जाने लगा कि एक दिन परिवर्तन की यह लहर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। बुद्ध का संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा, और अगर हम सब इसे अपने जीवन में अपना ले तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर बुद्ध के बताए रास्ते पर चल सके। अगर आपके कोई सवाल या विचार है तो हमें कमेंट में बताएं। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर वापस आएंगे। धन्यवाद।